Hello everyone, welcome to our Vision Institute and I welcome you all to our YouTube channel. Welcome to Daily Dose of Vocabulary based on the Hindu editorials, and like every day I'm again here with top 10 vocabulary words based on the Hindu editorials. Let us see what is our first motivational line for today. A very good morning to you all. I hope you all are fine and in good health. Let us see what is our motivational line. Our motivational line for today is: if you are neutral in situation of injustice, you have chosen the side of the oppressor. So what is the meaning of this motivational line? This motivational line has a good impact in our lives, that in injustice सिचुएशन राइट, इफ सिचुएशन ऐसा है कि इनजस्टिस वाला सिचुएशन है, मतलब आप देख रहे हैं कि आपके आंखों के सामने इनजस्टिस हो रहा है, मतलब सही चीज़ नहीं हो रहा है, किसी के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन आप उस सिचुएशन में भी न्यूट्रल हो, मतलब बैलेंस करके चल रहे हो। यू आर 50-50, मतलब आप ओपोनेंट के साइड में भी हो, आप इस साइड में भी हो, यू आर ऑन बोथ साइड्स राइट। आप उस टाइम पे भी आप किसी के फॉर में या किसी के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहे हो। इफ इन दैट कंडीशन ऑल्सो, इन दैट injustice वाला condition also, you are neutral, that means you have chosen the side of the oppressor. तो आप आप किस चीज़ का रोल प्ले कर रहे हो, या किसका आप रोल प्ले कर रहे हो? यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ एन ऑप्रेसर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्रेसर? ऑप्रेसर मीन्स जो कि हार्म करता है, लोगों को क्षति पहुंचाता है, लोगों का खराब चाहता है। यू आर causing harm to people, right? You are not a good person. So if you don't want to be an oppressor, you should be you should choose a position, right? या तो आप किसी के फॉर में बोलो, या तो आप किसी के अगेंस्ट में बोलो. Don't try to be neutral when you see in front of your eyes some injustice is done to somebody, right? So with this motivational line, let us first start our class. Let us first start our session. Let us see what is our motivation. What is our first vocabulary word for today? Our first vocabulary word for today is heckle. Heckle is a verb, right? Heckle is a verb जिसका मीनिंग हिंदी में होता है सवालों से बात काटना. Okay. So सवालों से बात काटना in English it means to interrupt a speaker with insulting or rude comments. तो आप एक स्पीकर को इंटरप्ट कर रहे हो या फिर इंसल्ट कर रहे हो. यू आर इंसल्टिंग अ स्पीकर. रूड कमेंट से आप उनको इंसल्ट कर रहे हो, राइट? दैट इज कॉल्ड हेकल. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं बुली या फिर रिडिक्यूल. एंटोनिम्स हो सकते हैं प्लीज या फिर प्रेज. सेंटेंस में इसको कैसे यूज कर सकते हैं? एज दे बिगैन टू हेकल द स्पीकर विद इंसल्टिंग जेस्चर्स, द टू प्रोटेस्टर्स वर एस्कॉर्टेड फ्रॉम द बिल्डिंग. तो जैसे ही स्पीकर को वो लोग हेकल करना स्टार्ट कर दिए विथ इंसल्टिंग जेस्चर्स. व्हाट इज जेस्चर्स? जेस्चर्स मीन्स ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस, राइट? ऐसे हाथ के मूवमेंट्स, दीज आर कॉल्ड जेस्चर्स, राइट? जेस्चर्स से हम लोग किसी को इंसल्ट कर रहे हैं with our facial expressions and body movements. With this we are insulting somebody. उसके बाद क्या हुआ? टू प्रोटेस्टर्स वर एस्कॉर्टेड फ्रॉम द बिल्डिंग. बिल्डिंग से दो प्रोटेस्टर को एस्कॉर्ट कर लिया गया, राइट? लेट अस सी आवर नेक्स्ट vocabulary word. Our next vocab is reminisce. Reminisce is a verb जिसका मीनिंग होता है याद ताज़ा करना. That is in English indulge in enjoyable recollection of past events. मतलब पास्ट को आप रिकलेक्ट कर रहे हो, याद कर रहे हो. आपके बहुत से स्मृति है, आपके बहुत से पास्ट memories है that you are recollecting. Synonyms is recall, remind. Antonyms can be disregard, ignore. These can be the opposite words. Now, how to use it in a sentence? When I eat sugar cookies, I reminisce about the childhood hours I spent making the treats with my grandmother. तो जैसे ही मैं शुगर कुकीज़ खाती हूँ, आई रेमिनिस अबाउट द चाइल्डहुड. मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में रिकॉल करने लगती हूँ, सोचने लगती हूँ. व्हेन आई स्पेंट आवर्स इन द चाइल्डहुड मेकिंग ट्रीट्स विद माई ग्रैंड मदर. मैं अपने ग्रैंड मदर के साथ बहुत से घंटे बिताती थी ट्रीट्स बनाकर, राइट? सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिठाई एंड ऑल. आई यूज टू स्पेंड टाइम विद माई ग्रैंड मदर. Okay, so we have our first idiomatic expression. Let us see what is our first idiomatic expression. Bring owls to Athens. What is the meaning of bring owls to Athens? It means something that is pointless.
So something that is very pointless, that is very baseless, or that is very silly kind of a nature. So how to use it in a sentence? The chancellor has a plan to increase taxes, thinking that this world improve the economy. It would bring owls to Athens, right? So चांसलर क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास एक प्लान है कि वो टैक्सेस को इंक्रीज करना चाहता है, राइट? ही वांट्स टू इंक्रीज द टैक्स, ये सोच कर कि इकोनॉमी इम्प्रूव करेगा। लेकिन वो ऐसा कुछ करना चाह रहा है जो कि पॉइंटलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, right? So that is, in this kind of a situation you can use this idiomatic expression, bring owls to Athens, right? Let us see our next vocab. Our next vocab is intimidate. Intimidate एक verb है जिसका meaning हिंदी में होता है धमकाना. Okay, it means धमकाना. If you are intimidating somebody, that means you are आप किसी को डरा रहे हो या किसी को धमका रहे हो, that is called intimidating, right? Now let us see the meaning in English. Frighten or overawe someone, especially in order to make them do what one wants. तो मैं जो चाहती हूँ मुझे वो तुमसे कराना है, तो इसलिए मैं तुमको धमकाऊँ या डराऊँ, कुछ भी कर सकती हूँ. That is called intimidating. Synonyms can be dishearten, dismay, terrify. These can be the synonyms. Antonyms can be please, praise. These can be the antonyms. Now, how to use it in a sentence? The mob tries to intimidate shop owners into paying protection fees. तो मॉब मतलब व्हाट इज अ मॉब? मॉब मीन्स बहुत सारे ग्रुप में लोग एकजुट हो गए, तो दैट इज कॉल्ड अ मॉब. तो मॉब इंटिमिडेट करना चाहता है शॉप ओनर्स को. शॉप ओनर्स को मतलब बहुत से शॉप्स है, उनके ओनर्स को वो मॉब जो है, वो लड़कों का जो ग्रुप है, वो इंटिमिडेट करना चाहता है, मतलब धमकाना चाहता है. क्या देने? प्रोटेक्शन फीस देने के लिए, राइट? मतलब वो लोग हफ्ता लेना चाहते हैं. ओके, आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज डूम्सडे. डूम्सडे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कयामत का दिन. और इन इंग्लिश यू कैन से द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड्स एग्जिस्टेंस, मतलब इस दुनिया का आखिरी दिन, राइट? जब ये आखिरी दिन आएगा तो क्या होगा, राइट? इवन वी डिस्कस दिस कि आखिरी दिन दुनिया का होगा तो तुम क्या करोगी, तुम्हारे पास आज का दिन आखिरी होगा तो तुम क्या करती, राइट? दैट इज कॉल्ड अ डूम्सडे. सिनोनिम्स कैन बी डेस्टिनी, फेट, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं टाइम ऑफ. सेंटेंस में कैसे यूज करें? यू कुड वेट टिल डूम्स डे एंड ही वुड नेवर शो अप. तो तुम उसके लिए कयामत तक वेट कर सकती हो लेकिन वो नहीं आने वाला, राइट? दैट इज कॉल्ड डूम्स डे. और नेक्स्ट vocab इज बेकॉन्स. बेकॉन्स इज अ वर्ब जिसका मीनिंग होता है इशारा करना, और यू कैन से appear attractive or inviting to motion for an individual to come closer. तो बेकॉन्स का मीनिंग बेसिकली होता है बुलाना, या फिर ऐसा कुछ होना कि कोई ऐसा लग रहा है कि कोई आपके तरह उनके तरह आपको खींच रहा है, राइट? दैट इज कॉल्ड बेकॉन्स. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इंटिस या फिर इनवाइट. एंटोनिम्स हो सकते हैं रिपेल या फिर टर्न ऑफ. सेंटेंस में कैसे यूज करें देख लेते हैं. बिकॉज आई वॉज हंग्री द रेस्टोरेंट सीम टू बेकॉन टू मी. मतलब क्योंकि मुझे भूख लगा था, ऐसा लग रहा कि ऐसा ऐसा लग रहा था मुझे कि रेस्टोरेंट जो है वो मुझे बुला रहा है, राइट? तभी मुझे पता चला कि मुझे भूख लग रहा था बहुत जोर का. वन नेक्स्ट वो कैब स्टैट्यूटरी. स्टैट्यूटरी एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वैधानिक, या फिर इन इंग्लिश यू कैन से डिसाइडेड, कंट्रोल्ड और रिक्वायर्ड बाय लॉ. दैट मीन्स लॉ आपको आपसे जो कराता है या एक्सपेक्ट करता है कि आप ये करोगे, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी. सिनोनिम्स इज लेजिटिमेट, परमिसिबल, एडमिसिबल. दीज कैन बी द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स कैन बी इलीगल, इररिलेवेंट, अनऑफिशियल. ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज करें? व्हेन यू बाय फूड्स यू हैव सर्टेन स्टैट्यूटरी राइट्स. तो आप जब फूड खरीदते हो, खाना खरीदते हो, तब आपके पास कुछ स्टैट्यूटरी राइट्स है. मतलब आप देख सकते हो कि इसमें ये टैक्स तो नहीं लगा, वो टैक्स तो, सर्विस टैक्स कितना है, ये टैक्स कितना है. दीज आर द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, राइट? दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी राइट्स. मतलब लॉ आपके ऊपर ये राइट्स दिया है, राइट? Our next idiomatic expression is bring up.
ब्रिंग अप मतलब क्या है? ब्रिंग अप का मतलब है इन अ लिटरल फॉर्म इट मीन्स टू टेक समथिंग टू अ हायर प्लेस. तो दैट इज ब्रिंगिंग अप. ब्रिंगिंग अप मीन्स प्लीज ब्रिंग अप सम मोर ब्लैंकेट्स व्हेन यू कम टू बेड. तो bring up मतलब basically ले आना. That is called bring up, right? Let us see our next vocabulary word. Our next vocabulary word is premonition. Premonition एक noun है जिसका meaning होता है चेतावनी. Or you can say in English a strong feeling that something is about to happen, especially something unpleasant. मतलब एक ऐसा feeling है, feeling हो रहा है कि कुछ unpleasant होने वाला है या फिर कुछ खराब होने वाला है, especially something unpleasant. तो जनरली ये अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होता है प्रीमोनिशन, ये ख़राब चीज़ों के लिए ही यूज़ होता है. सिनोनिम्स हो सकते हैं फोर बोर्डिंग और यू कैन से प्रीसेज, प्रेजेंटिमेंट. एंटोनिम्स हो सकते हैं अनअवेयरनेस, डिसरिगार्ड, इग्नोरेंस. ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? ऑल्दो आई हैड अ ड्रीम ऑफ डेथ दैट आई took as a premonition, nobody I know has died yet. तो मुझे कल एक सपना आया था किसी के डेथ का, लेकिन मैंने वो ऐसे एज प्रीमोनिशन लिया है, मतलब चेतावनी लिया है, लेकिन अभी तक मेरे जान पहचान में किसी का डेथ नहीं हुआ. राइट, दिस इज कॉल्ड प्रीमोनिशन. और नेक्स्ट vocab इज प्यूरिटैनिकल. प्यूरिटैनिकल इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है सख्त. और यू कैन से इन इंग्लिश हैविंग और डिस्प्लेइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट और सेंसोरियस मॉरल एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ इंडल्जेंस. मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड हो, देन दैट इज प्यूरिटैनिकल. राइट, सिनोनिम्स हो सकते हैं प्रूडिश, प्यूरिटैन, प्रिम, प्रिगिश. एंटोनिम्स हो सकते हैं लेचरस, इंडल्जेंट, इंडिसेंट, डिबॉच्ड. सेंटेंस में कैसे यूज करें? देयर पेरेंट्स हैड अ प्यूरिटानिकल स्ट्रीक एंड डिडंट अप्रूव ऑफ डांसिंग. तो इनके पेरेंट्स जो है उनका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा प्यूरिटानिकल है और वो डांसिंग अप्रूव नहीं करते, मतलब डांसिंग पसंद नहीं करते. राइट, सो दे डोंट लेट देयर चाइल्ड टू डांस. Right, that is puritanical. Our next vocabulary word is mileage. Mileage is a noun. Mileage का meaning होता है लाभ. अब mileage का meaning आप ये भी समझ सकते हो कि कितना speed में है या फिर कितना किलोमीटर मैंने क्रॉस कर दिया. That is also called mileage. But in grammar माइलेज का और एक मीनिंग भी होता है. माइलेज का मीनिंग होता है कितना आपको प्रॉफिट हुआ. राइट, एक्चुअल और पोटेंशियल बेनिफिट और यूज टू बी डिराइव फ्रॉम द सिचुएशन और इवेंट. राइट, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ या बेनिफिट कितना हुआ आपका, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माइलेज. Synonyms can be advantage, utility, gain, profit. Antonyms can be inappropriateness, uselessness, loss. These can be the opposite words. Sentence में कैसे यूज करें? The newspapers wanted to get as much mileage from the story as they could. तो ये जो न्यूज़पेपर का कंपनी था ये इस स्टोरी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहता था बिकॉज इट वॉज अ बर्निंग स्टोरी. राइट, दैट इज माइलेज. आवर लास्ट वोकेबलरी वर्ड फॉर टुडे इज फार्स. फार्स एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है स्वांग और यू कैन से एन एब्सर्ड इवेंट और अ रिडिक्यूलस सिचुएशन और इवेंट. राइट, सिनोनिम्स हो सकते हैं ट्रैवेस्टी, शैम, मैस्क्यूरेड, चैरेड. ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं सोलेमनिटी, रिवरेंस, सीरियसनेस. ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज करें? द प्ले राइट वॉन्टेड अ थॉटफुल ट्रेजिडी बट ही एंडेड अप विद अ मियर फार्स. तो प्ले राइट जो है, मतलब जो प्ले लिखते हैं उनको प्ले राइट कहते हैं. राइट, तो प्ले राइट क्या कर रहे थे? वो चाहते थे लिखना एक थॉटफुल ट्रेजिडी, मतलब वो ट्रेजेडी वाला वो स्टोरी लिखना चाहते थे, लेकिन एंड किया मतलब उन्होंने जैसे स्टोरी ख़त्म किया वो ट्रेजेडी तो हुआ नहीं, वो कुछ फार्स हो गया था. मतलब वो एक एब्सर्ड इवेंट हो गया था, वो एक रिडिक्यूलस सिचुएशन के साथ एंड हुआ. मतलब विच इज़ अ वेरी वेग सिचुएशन, विच इज़ अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन. वो ट्रेजेडी तो बिल्कुल नहीं लग रहा था प्ले. राइट, प्ले मीन्स अ नाटक. राइट, okay, so we have our last idiomatic expression, that is by the farm. तो by the farm का meaning क्या होता है? By the farm मतलब to die. So if somebody dies, that means he buys the farm. Now Mr. Jack was really ill from the past 2 months and yesterday he bought the farm.
तो मिस्टर जैक पास्ट 2 मंथ्स मतलब पास्ट 2 महीने से वो बहुत उनका तबीयत खराब था. एंड यस्टरडे मतलब कल उनका देहांत हो गया. ही डाइड. दैट मीन्स ही बॉट द फार्म. सो इट इज़ वेरी ऑकवर्ड टू से कि आपने फार्म खरीद लिया मतलब ही डाइड, राइट? But this is English grammar. This is something that is there in English grammar, so you'll have to understand this, you'll have to remind this, right? ये आपको याद रखना पड़ेगा. So maybe this is awkward, maybe this is a little absurd, but this is the truth, right? So by the form का meaning होता है to die. So guys, this was all about your top 10 vocabulary words based on the Hindu and tutorials. I hope you liked the session. If you like the session, do click on the like icon and share it with your friends and relatives. Comment in our video how you are liking it. And if you are new to our channel, don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon so that you get all the recent updates whenever a new video is posted. Thanks for watching. See you next day. Till then, take care. Goodbye.